नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए एक सवाल से। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पिछले 10 सालों में हमारे इस विश्व गुरु भारत देश के अंदर जो अमृतकाल का दौर चल रहा है, इस अमृतकाल में आखिरकार सबसे तेज़ी से क्या गायब हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? या आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे इस देश से सरकारी नौकरियां गायब हो चुकी हैं। कुछ महिलाएं बोलेंगी महिलाओं की सुरक्षा गायब हो चुकी है बहुत ही स्पीड से। और कुछ लोग कहेंगे कि हमारी सड़क के ऊपर महंगाई का तांडव इस कदर मचा है कि हमारी जेब से पैसा आने से पहले ही गायब हो जाता है। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, कुछ बचता ही नहीं है। और कुछ कहेंगे सरकारी कंपनियां हमारे इस देश से गायब हो चुकी हैं, तो कोई कुछ और कहेगा। लेकिन आज जो डाटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ना, उसे सुन करके, उसे देख करके आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, पिछले एक दशक में भारत के नक्शे से सरकारी स्कूल बहुत ही स्पीड से गायब हो गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा कह रहा है। जी हाँ, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की UDISE की रिपोर्ट और नीति आयोग का डाटा चीख कर कह रहा है कि हमारे इस विश्व गुरु देश के अंदर से जो शिक्षा है वो अब छूमंतर हो चुकी है। जिस देश में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के नारे दीवारों पर लिखे हों, उसी इंडिया में हर दिन औसतन 25 सरकारी स्कूल हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं। जी हाँ, 25 सरकारी स्कूल पर डे। सगस पिछले 10 सालों में 94,000 मतलब कि 94,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल कम हो चुके हैं। सगस आज हम किसी राजनीतिक नूरा कुश्ती के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम जानेंगे, जी हाँ, आज हम डाटा के तराजू पर तोलेंगे। क्या भारत में सरकारी शिक्षा मॉडल को धीरे धीरे डाटा बाय बाय कहा जा रहा है? क्या ये स्कूलों का विलय है, संसाधनों की बचत है, या हमारे देश के गरीब बच्चों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा छल है, कपट है? सगस इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात सीधे हमारे और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इस क्रोनोलॉजी को। जी हाँ, सबसे पहले इस पूरे माजरे की हम लोग क्रोनोलॉजी को समझते हैं। सर, जब सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि 94,000 स्कूल हमारे भारत देश के अंदर से गायब हो गए हैं, तो लोग सोचते हैं कि रातों रात क्या उन स्कूलों के ऊपर चल गया होगा बुलडोजर, तभी गायब हो गए हैं। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सरकार के कुछ अधिकारी आए, स्कूल पर ताला जड़ दिया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितना कोई सिंपल लग रहा होगा। अगर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो साल 2014 और 15 में, आज से 10 साल पहले, देश में लगभग 11.7 लाख सरकारी स्कूल थे। और साल 2024 और 25 में, ठीक 10 साल बाद, ये संख्या घट करके सिर्फ 10.13 लाख रह गई है। और इस 10 साल के डिफरेंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सीधे 94,000 प्लस स्कूल हमारे विश्व गुरु देश के अंदर से गायब हो चुके हैं। सो अब सरकार इसके पीछे जो तर्क देती है ना, उसे कहा जाता है प्रशासनिक भाषा में स्कूल मर्जर पॉलिसी, और कॉर्पोरेट की भाषा में अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का सही इस्तेमाल। सो सरकार का तर्क पता है क्या है इसके पीछे? सरकार का तर्क साफ साफ ये है कि एक ही गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में 3 छोटे छोटे स्कूल चल रहे थे। एक स्कूल में 10 बच्चे, दूसरे में 8 बच्चे, तीसरे में 12 बच्चे। तीनों जगह अलग अलग प्रिंसिपल थे, अलग अलग मिड डे मील को हम लोग मैनेज कर रहे थे, अलग अलग बिल्डिंग मेंटेन हो रही थी। तो क्यों ना इन तीनों स्कूलों को मिला करके एक बड़ा शानदार स्मार्ट क्लास वाला स्कूल बना दिया जाए। जी हाँ, सुनने में तो तर्क बिल्कुल लाजवाब और तार्किक लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच फंस चुका है। यह हमारा भारत कोई अमेरिका, यूरोप या फिर दिल्ली, मुंबई का VIP इलाका नहीं है, जहाँ पर 500 मीटर पर चमचमाती सड़कें और बसें मिल जाएं बड़ी आसानी से। जी हाँ, यहाँ पर एक हल्की सी बारिश आती है, सड़कों की कितनी बुरी कंडीशन बन जाती है, वो हालत हम लोग अच्छे से जानते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, राजस्थान के रेगिस्तान में या उत्तराखंड के पहाड़ों में जा कर के देखिए, वहाँ 2 गांव या 2 स्कूलों के बीच में 5 से 7 किलोमीटर की दूरी आम बात है। अब आप मुझे बताइएगा, जो प्राथमिक कक्षा का 6 साल का बच्चा पहले आधा किलोमीटर पैदल चल करके स्कूल पहुंच जाता था, मर्जर के बाद अगर उसे रोज़ 6 किलोमीटर दूर जाना पड़े, क्या एक गरीब मजदूर का बच्चा रोज़ ऑटो का किराया दे पाएगा? क्या वो इतनी दूरी पैदल चल के तय कर पाएगा?
और दोस्तों जब शिक्षा कह सकते हैं कि जो शिक्षा की पहुंच ही आम जनता से, गरीब के सांस से अगर दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो डिजिटल इंडिया के सपनों की इमारत किस बुनियाद पर खड़ी होगी। या नतीजा क्या हो रहा है, जो ड्रॉप आउट रेट है ना वो काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं और स्कूलों में ना वॉशरूम की हालत काफ़ी खस्ता है। लड़कियों के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सोचिए, ये हमारी स्कूलों की हालत खस्ता। इनका विकास करना था, इनका जीर्णोद्धार करना था, इनका रेनोवेट करना था, लेकिन ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा स्कूल, ना होगी ये तकलीफ़ें। ये हो रहा है हमारे समृद्ध काल के अंदर। और अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार सरकारी स्कूल कम हो रहे हैं, देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो आखिरकार बढ़ती हुई आबादी, मतलब जो बढ़ते हुए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आखिरकार कौन सा स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। सो गाइस, ये बच्चे एक्चुअली जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की शरण में। या UDISE की रिपोर्ट कहती है कि जहां पिछले एक दशक में सरकारी स्कूल घटे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2.88 लाख से बढ़कर के 3.3 लाख हो गई है। प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल कम हो रहे हैं। जी हाँ, हमारे हिंदी बेल्ट में कहावत है ना कि पेट काट करके बच्चों को पढ़ाना। या आज एक आम मजदूर या छोटा किसान भी सरकारी स्कूल के मुफ्त वजीफ़े और मिड डे मील को छोड़ करके अपनी गाड़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट स्कूल की फ़ीस में झोंक रहा है। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बड़ी बिल्डिंग की नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई है भरोसे की। यह अभिभावक को लगता है कि भले ही प्राइवेट स्कूल आधे अधूरे कमरे में चल रहे हों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ मास्टर साहब रोज़ आते हैं, बच्चा 2 अक्षर अंग्रेजी के सीख जाएगा और थोड़े अनुशासन में रहेगा। यानी कि भारत में शिक्षा अब सिर्फ एक पब्लिक सर्विस नहीं है, ये भारतीय परिवारों के लिए सबसे बड़ा और सबसे महंगा निवेश बन चुकी है। और यहाँ पर चांदी सोना काट रहे हैं ये प्राइवेट स्कूलों के मालिक। या एक सवाल दोस्तों ये भी है कि सरकारी स्कूलों से ये भरोसा आखिरकार क्यों टूट चुका है? क्या हमारे सरकारी शिक्षकों में काबिलियत नहीं है? जी हाँ, मैं बात करता हूँ दोस्तों, काबिलियत है। वो टेट और सीटेट जैसे कड़े एग्ज़ाम पास करके आते हैं। दिक्कत शिक्षकों में नहीं है, दिक्कत उस खोखले सिस्टम में है जो वेंटिलेटर पर अब आ चुका है। सगैस हमारे नीति निर्माताओं का अजीब रवैया होता है, स्कूल के छात्र कम हैं इसलिए स्कूल बंद कर दो। यानी कि स्कूल में छात्र बढ़े, उसको लेकर के काम किया जाए। स्कूलों की जो खस्ता हालत है उसको ठीक किया जाए। सरकारी स्कूल में पंखे जो लगे होते हैं ऊपर, सीलिंग फैन, उसकी पंखुड़ी टूटी हुई होती है। या एक बार अगर ट्यूबलाइट ख़राब हो गई तो वो सालों साल तक ख़राब रहती है। ना तो पीने का पानी है, ना पक्का कोई वॉशरूम है, तो संख्या आखिर बच्चों की कैसे बढ़ेगी? आपको लगा कि मिड डे मील प्रोवाइड कर देंगे, संख्या बढ़ जाएगी स्कूलों में। मिड डे मील के अंदर दोस्तों छिपकली निकल रही है। सोचिए, मिड डे मील का खाना खा करके कई राज्यों के अंदर कई मासूम छोटे बच्चे बहुत ही बड़ी संख्या में हॉस्पिटलाइज हुए हैं। कई लोगों ने अपना स्कूल के अंदर दम तोड़ दिया है। मिड डे मील की ये तो क्वालिटी है। आपको पता होगा अभी हाल ही में मिड डे मील के नाम पर जी हाँ, 1 लीटर जो दूध था उसमें कई लीटर पानी मिला करके बच्चों को दिया जा रहा था। मतलब एक तरह से जो करप्शन से हमारे देश के अंदर बहुत ही बढ़ चुका है। ये है हालत। सोचिए एक बार चल क्या रहा है। सर कई स्कूलों में ऑल इन वन मास्टर के भरोसे चल रहे हैं काफ़ी सारे स्कूल, तो मतलब एक ही मास्टर है, सब कुछ वही पढ़ाया जा रहा है। वही गणित पढ़ा रहा है, वही विज्ञान पढ़ा रहा है, वही हाजिरी ले रहा है, वही मिड डे मील की खिचड़ी का हिसाब रख रहा है। और बाकी समय सरकार उन्हें जनगणना में या फिर किसी इलेक्शन ड्यूटी में या फिर कुत्तों की गिनती में, वो तो अलग बात है कि ये फ़िलहाल उन्होंने कदम पीछे ले लिया, और न जाने कितने कितने गैर शैक्षणिक कामों में उन टीचरों को लगा दिया जाता है। जबकि टीचर का काम था बच्चे को पढ़ाना, उसको मल्टीटास्क बना दिया गया। और स्कूलों में टीचर भर्तियों का आलम कुछ ये है कि ये आलम किसी तपस्या से कम नहीं है। अगर टीचर कुछ सालों तक एक पैर पे खड़ा होकर भगवान शिव का अगर तपस्या करे तो वो भी आकर के प्रकट हो जाएंगे। लेकिन भर्ती का कुछ नहीं पता कब होगी कब नहीं होगी। सोचिए, सबसे पहले सरकार सो करके उठती है, स्कूलों में कितने खाली पद हैं उसकी काउंटिंग करती है, गणना करती है। फिर फाइल जो होती है दोस्तों एजुकेशन विभाग के अंदर धूल फाकती रहती है कई साल तक। विज्ञापन निकलता है वैकेंसी का, छात्र सालों साल तैयारी करते हैं और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। या ये वैसे हमारे अमृतकाल का एक बहुत बड़ा संस्कार बन चुका है, पेपर लीक होना एक परंपरा बन चुकी है। अगर चलिए पेपर अगर लीक ना हो, किसी भी हालत में पेपर सही तरीके से कंडक्ट हो भी जाए, तो फिर उसके बाद मामला कोर्ट कचहरी, आरक्षण और कट ऑफ के चक्कर में 2 से 5 साल के लिए अधर में लटक जाता है। सोचिए, एक स्कूल का एक छोटा सा बच्चा, जी हाँ, एक बच्चा जो कक्षा 1 में एडमिशन लेता है,
उसकी आधी प्राथमिक शिक्षा खत्म हो जाती है, लेकिन सिस्टम स्कूल को एक नया टीचर तक प्रोवाइड नहीं कर पाता है। और फिर सरकार क्या करती है, खेलती है एक निंजा ट्रिक, नियमित भर्ती ना करके एक जुगाड़ निकालती है, गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, शिक्षा मित्र मॉडल। मतलब कम पैसे में बिना पेंशन के काम चल जाता है और सरकार सोचती है कि राजकोषीय घाटा हमारा बच गया। लेकिन जिस शिक्षक के सिर पर तलवार लटकी हो कि अगले साल उसकी नौकरी रहेगी या फिर नहीं रहेगी, क्या वो टीचर अपना 100% दे पाएगा उस जॉब पर? और फाइनली इसका भुगतान कौन करेगा, कौन भुगतेगा? वो एक गरीब का बच्चा जिसने 5वीं तो पास कर ली स्कूल से, लेकिन आज तक क्लास में साइंस के टीचर की उसने शक्ल तक नहीं देखी है। हम ढोल नगाड़ों के साथ चिल्लाते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि युवा आबादी वाले देश हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर ये युवा आबादी अशिक्षित और कुपोषित रह गई तो ये डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो सकता है। और दोस्तों, 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिसोर्स कच्चा तेल या सोना नहीं है, जी हाँ, वो है मानव पूंजी। और मानव पूंजी फैक्ट्री में नहीं, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज फैक्ट्री में नहीं, बल्कि स्कूल के क्लासरूम में बनता है। जी हाँ, स्कूल के क्लासरूम में बनता है, और जिस पर अन्य देश तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये विश्व गुरु कुछ और ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फिनलैंड का, जी हाँ, फिनलैंड, वहाँ टीचर का दर्जा डॉक्टर और इंजीनियर के बराबर होता है। अगर हम देखें दोस्तों वियतनाम के बारे में, जी हाँ, वियतनाम एक छोटा सा देश है, कम जीडीपी है, लेकिन पूरी ताकत यहाँ की सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर झोंक दिया है। आज वहाँ का सरकारी स्कूल का बच्चा ग्लोबल बेंचमार्क पर विकसित देशों के बच्चों को टक्कर दे रहा है। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देश चाइना की, तो चाइना में एक सिंपल सा रूल है कि किसी भी नेता का कोई भी बच्चा विदेश पढ़ने नहीं जाएगा, ठीक है, उसी देश के अंदर पढ़ेगा, चीन के अंदर पढ़ेगा। बट हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर हर नेता का बच्चा मैक्सिमम विदेश में जाकर स्टडी करता है। जी हाँ, वो नेता जो हमारे देश की शिक्षा नीति बना रहा है, उसको अपनी नीति पर खुद विश्वास नहीं है कि मेरा बच्चा अगर इस नीति को फॉलो करेगा तो उसको भविष्य बन पाएगा। नहीं, तमाम नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। क्यों? सोचिए, अगर ये रूल अगर हमारे इंडिया के अंदर भी लागू कर दिया जाए, चीन जैसा रूल, तो क्या होगा? नेताओं के बच्चे जब स्कूल से वापस घर लौटेंगे, बताएंगे अपने पेरेंट्स को कि पापा आज स्कूल में पंखा नहीं चल रहा था, बड़ी गर्मी थी, जी हाँ, वॉशरूम टूटा हुआ था, काफ़ी ख़राब था, वॉशरूम जाने की कहीं पर कोई स्पेस नहीं मिल रहा था। तब शायद उनको वो दर्द समझ में आएगा। जब अपनों पर बीतती है ना, तब चलता है पता। दोस्तों, इस रूल पर आपका क्या मानना है? क्या सच में ये रूल हमारे इंडिया के अंदर अप्लाई होना चाहिए? थिंक अबाउट इट। और दोस्तों, आज भारत का सच ये है कि हम लोग विश्व गुरु तो बन चुके हैं, लेकिन असली ज़मीनी हकीकत में हमको विश्व गुरु की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही कोसों कोसों दूर तक। अगर भारत को सच में विश्व गुरु बनना है ना, तो 4 बड़े सुधार तुरंत करने होंगे। पहला सुधार है दोस्तों, टाइम बाउंड कैलेंडर, यानी कि यूपीएससी की तर्ज पर शिक्षक भर्ती का फिक्स कैलेंडर हो, वो टस से मस ना हो। जो डेट लिखी गई है कैलेंडर में, उसी डेट पर एग्ज़ाम हो, उसी डेट पर रिजल्ट आए, उसी डेट पर फिर ज्वाइनिंग हो। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा काम ये करना है, पारदर्शी परीक्षाएं होनी चाहिए। मतलब पेपर लीक के खिलाफ इतने सख्त कानून हो कि जिसने पेपर लीक करा है उसकी रूह कांप जाए। और तीसरा सुधार दोस्तों आवश्यक है, दूर दराज और आदिवासी इलाकों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को विशेष कह सकते हैं इंसेंटिव मिलना चाहिए। और चौथा सुधार हमको करना चाहिए, लर्निंग आउटकम पर हमारा मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। मतलब कि बच्चा सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल ना जाए, जी हाँ, बल्कि जब 5वीं से निकले तो उसे कम से कम तीसरी की किताब पढ़नी आनी चाहिए। आज भी काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं कि 8वीं क्लास के बच्चों को हिंदी भी तरीके से पढ़नी नहीं आती है। सोचिए एक बार। तो दोस्तों, 94,000 सरकारी स्कूलों का कम होना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। जी हाँ, अगर ये मर्जर सच में बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रहा होता तो हम इसका स्वागत करते, लेकिन अगर ये सिर्फ शिक्षकों की कमी को छुपाने का एक प्रशासनिक पर्दा है, तो ये देश के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। गाइस, किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके चमचमाते एक्सप्रेसवे या गगनचुंबी इमारत नहीं होती है, उसकी असली नींव उसके सरकारी स्कूल होते हैं, जहाँ देश के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चे के भविष्य का आकार बनता है। जी हाँ, अब आप इस मर्जर पॉलिसी और शिक्षक भर्ती तंत्र पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्लीज़ आप लोग मुझको ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जब तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।